हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ते हैं। इसको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जो मेन इसमें कंसेप्ट है उसी को देखा जाएगा, जिसका नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या वैज्ञानिकों ने नाम दिया है? पदार्थ। क्या दिया नाम? पदार्थ। वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और ये कुछ स्थान घेरती है। जिस भी वस्तु का द्रव्यमान होगा उसमें कुछ न कुछ स्थान घेरेगा ही घेरेगा। भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। कितने तत्वों में? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको पंच तत्व कहा जाता है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तु बना है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव है या निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर वस्तु बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कण से। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसको देखना है तो हम लोग माइक्रो इसको मापा जाता है माइक्रो यूनिट में। इतना छोटा है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। कुछ गुण देखते हैं पदार्थ का। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होता है उसके बीच रिक्त स्थान होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं। पदार्थ के कुछ रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, हम लोगों ने पीछे देखा, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जिसका कण गति निरंतर क्या होगा? गतिशील होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगा ही होगा। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो उससे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। समझते हैं विसरण क्या होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण के चलते ही जो हम लोग जो इत्र जलाते हैं उसका जो स्मेल निकलता है, गंध, हम लोग के नाक के पास पहुंचता है। जो किसी उसका गंध होता है वो हवा में मिल जाता है, हवा के थ्रू हम लोग को पहुंचता है। इसका मतलब दोनों मिल गया है एक दूसरा में। स्वतः मतलब एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाना विसरण कहलाता है। और गर्म करेंगे, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, इसको याद रखना है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। पदार्थ के कण, पदार्थ का जो कण होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है हमेशा। मेन टॉपिक देखेंगे इसमें। हम लोग को ये पता होगा बात कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप। पहला ठोस, द्रव, गैस।
आगे हम 5 रूप भी देखेंगे, अभी 3 ही जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अभी पढ़ेंगे ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे अभी? ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ठोस के बारे में जानकारी जो भी है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में। ठोस सभी का एक निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन होता है। निश्चित आकार और स्थिर आयतन होता है, यानी इसका नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता मतलब दबाना। इसका मतलब कि हम कोई भी ठोस पदार्थ को दबा नहीं सकते हैं। स्पीड़ितता मतलब क्या होता है? दबाना। जैसे ईंट है, क्या ईंट को दबाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार का बना रहता है, और कोई इसमें बाह्य बल भी लगाएंगे तो ठोस क्या रहेगा? अपने आकार में ही बना रहेगा, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ईंट है, और ईंट पर बाह्य बल लगाएंगे बाहर से, उसका कोई आकार चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। लेकिन अधिक बल लगाने से ठोस टूट सकता है। जैसे ईंट है, ईंट पर क्या करेंगे? हथौड़ी से मारेंगे, वो क्या होगा? टूट भी सकता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब हार्ड होते हैं। कोई भी चीज़ हार्ड है, उसको दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब उसको संपीड़ितता नगण्य, मतलब उसको दबाया ही नहीं जा सकता है, नगण्य होती है संपीड़ितता। मेन कंसेप्ट इसमें दिया है, थोड़ा समझाया है इसमें संपीड़ितता क्या होती है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज जो हम लोग खाते हैं, जिसमें वायु का समावेश होता है, छिद्र होगा तो उसमें क्या रहेगा? वायु घुसा रहेगा उसमें। जब हम इसे दबाते हैं, स्पंज को जब हम इसे दबाते हैं, तो जो उसमें छिद्र में वायु भरा होता है, वो क्या होगा? वायु बाहर निकलता है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। संपीड़न मतलब होता है दबाना, उसको दबाना, और कुछ नहीं होता है। अब पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, मेन देखेंगे और कुछ नहीं। द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसे कहने का मतलब ये है कि इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव को जिस शेप में डालेंगे उसी का ये आकार ले लेगा। गिलास में डालेंगे, गिलास का आकार हो जाएगा। थाली में डालेंगे, थाली का आकार ले लेगा। द्रवों में बहाव होता है। अगर द्रव को हम खुले छोड़ दें तो क्या होगा? द्रव को अगर हम खुले छोड़ दें तो क्या होगा? बहाव होगा। वो क्या होगा? बहने लगेगा, और इसका आकार बदलेगा। क्या होगा? आकार बदलेगा। जैसे पानी है, पानी में क्या होता है? बहाव होता है। और उसको नीचे गिराएंगे तो वो अपना आकार बदलेगा। इसलिए दृढ़ नहीं है। दृढ़ मतलब हार्ड। हार्ड नहीं होता है, लेकिन तरल होता है। ये तरल पदार्थ होता है। आगे देखते हैं। द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मिश्रण मतलब द्रव में सब चीज़ आ सकता है। द्रव, द्रव पानी, पानी में ठोस चीज़ भी आ सकता है। उसमें पानी में कुछ और चीज़ द्रव मिला लीजिए, वो भी आ सकता है। गैस भी हो सकता है। गैस कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग कोका कोला पीते हैं, तो कोका कोला में क्या होता है? उसमें गैस भरा होता है। जैसे खोलते हैं तो उसमें गैस होता है। द्रव में द्रव कैसे हो सकता है? जैसे दूध है, क्या है? मिल्क। मिल्क क्या है? द्रव है। और उसमें पानी मिलाएंगे, पानी क्या है? द्रव है। तो यानी कि द्रव में द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस कैसे? द्रव है, पानी है, उसमें ठोस क्या है? अगर ठोस चीनी का दाना होता है, ठोस होता है। उसको हम मिश्रण मतलब उसमें घुल मिल जाना, प्योरली, वही है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस में तो कुछ नहीं होता है, उसमें विसरण संभव ही नहीं है। द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। गैस की बात नहीं हो रहा है। गैस में तो सबसे ज़्यादा होता है विसरण, लेकिन द्रव में ठोस की अपेक्षा देखा जाए तो द्रव में विसरण ज़्यादा होते हैं।
पढ़ेंगे गैसीय अवस्था के बारे में, क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया है इस बुक में। ठोस और द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। संपीड़ितता मतलब दबाना। जैसे बैलून है तो बैलून को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। किसकी तुलना में? ठोस को तो दबाया ही नहीं जा सकता है, निगेटिव होता है। द्रव में तो थोड़ा दबा सकते हैं दूध को, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अस्पताल में दिए जाने वाले जो सिलेंडर होता है उसमें संपीड़ित गैस होता है। गैस को क्या किया जाता है, गैस को दबा कर उसमें रखा जाता है, जो टंकी होता है उसमें। वाहन के ईंधन जो प्राकृतिक गैस है उसमें सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब दबा के रखा जा सकता है। मेन देखेंगे जो है, इसको समझते हैं इस चित्र को। ये पहले ही समझ चुके हैं। गैस का विसरण जो होता है, गैस का विसरण अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता होता है। ठोस, ठोस क्या है, ठोस के बारे में समझेंगे। ठोस का जो क्या है, उसका पार्टिकल है एकदम बहुत पास पास है ना, बहुत पास पास। लेकिन द्रव में क्या है, थोड़ा सा गैप बना हुआ है। द्रव में क्या है, थोड़ा सा गैप रहता है। गैस में क्या होता है, गैस में और गैप बना हुआ है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जो गैसीय अवस्था है उसमें कण की गति क्या होता है, अनियमित होता है, रेगुलर नहीं होता है, और अत्यधिक तीव्र होता है, बहुत तेज गति से होता है। भाव ठोस का भाव क्या होता है, नगण्य। द्रव कुछ होता है, लेकिन गैस का बहुत फास्ट होता है। यही कारण है कि जो मतलब कहीं किसी घर के कोने में इत्र जलाते हैं तो इत्र का जो स्मेल है बहुत फास्ट वायु में मिलकर हमारे नाक तक पहुंचता है। यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत जानते हैं जल के बारे में, आप लोगों को पता होगा। जल पदार्थ के तीन अवस्था में रह सकते हैं, तीनों में। ठोस, ठोस में क्या रखता है, बर्फ। बर्फ क्या है, ठोस है। द्रव जैसे जल, जो हम लोग यूज करते हैं, जल पानी क्या है, द्रव है। गैस कैसे, गैस में कैसे रह सकता है, जल वाष्प, जो वेपर बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वही जल वाष्प होता है। तीन टाइप हो गया जल का, पहला बर्फ, दूसरा जल, तीसरा जल वाष्प। अब हम लोग समझेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि पदार्थ पर तापमान परिवर्तन करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ठोस कोई वस्तु है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कण का जो गतिज ऊर्जा होगा वो बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा तो क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो कण क्या होगा, उसको अधिक तेजी से कंपन करने लगेगा। जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब सिंपल सी बात है, गलना। जैसे क्या है, जैसे कि कोई बर्फ़ है, क्या है, ठोस अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे वो पिघल गया, उसको बाहर तापमान मिला, पिघल गया, द्रव बन गया, उसी को बोलते हैं गलनांक।
बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, याद रखिएगा, बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। गलने, अभी बताया कि गलने की प्रक्रिया क्या है, गलना सिंपल सी बात है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ये हिंदी, शुद्ध हिंदी में लिखा होता है संगलन। इसको इंग्लिश में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलना, दोनों ध्यान रखना है। एग्जाम में दे सकता है संगलन, गलना, मेल्टिंग पॉइंट, तीनों एक ही चीज़ है, डिफरेंस नहीं है। कुछ और देखते हैं इसमें क्या दिया है। तापमान के SI मात्रक केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 273 क्या करना है, घटाना है 273। बताएंगे, इसको कॉन्सेप्ट है इसका। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे। अभी इतना ही समझना है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी आ गए हैं, हम बताएंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव के बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन कुछ नहीं है, वही मेल्टिंग पॉइंट है, गलन भी कह सकते हैं, गलाना। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कण के ऊर्जा से अधिक होता है। कंसेप्ट दिया है इसमें, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या है, वायु द्वारा लगाया गया दाब। जो हम लोग का नॉर्मल अभी दाब है इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब में कुछ समझने लायक नहीं है। जो वायु द्वारा लगाया गया दाब है, बस जो अभी नॉर्मल हम लोग को दाब लगता है, वायु हम पे दाब लगाता है, क्वथनांक उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक, जिस पर द्रव उबलने लगता है। जैसे कि पानी है, पानी को कहाँ रखे हैं, पानी को जला रहे हैं, उस पर टेम्परेचर दे रहे हैं। जिस अगर एक ऐसा तापमान आएगा, तापमान होगा जिस पर वो द्रव क्या होगा, उबलने लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। द्रवों के सभी कोणों को, जितना भी द्रव है, द्रव के सभी कोणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल जाता है। द्रव का जितना भी पार्ट है, जो भी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जहाँ गर्म करते हैं उसमें टेम्परेचर एक समान मिलता है। तो अगर क्वथनांक पॉइंट पर आएगा तो क्या होगा, द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। जल के लिए तापमान क्या होता है, 373 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको देख लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। ठोस है, ठोस से द्रव में बदलना है तो ऊष्मा देंगे। क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। द्रव से गैस में ऊष्मा देंगे। मान लो ठोस में क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़ कुछ ऊष्मा दिए, गर्म किए तो क्या हो जाएगा, द्रव के अवस्था में बदल जाएगा, पानी हो गया। पानी को कुछ और ऊष्मा देंगे, टेम्परेचर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, गैस में। कैसे, पानी हम लोग को जो गर्म करते हैं उसमें कुछ टेम्परेचर देने के बाद, खोलने के बाद पता लगता है वहाँ से कुछ कम हो गया है पानी, तो क्या हो गया, गैस की अवस्था में निकल गया। अब क्या करेंगे, अब गैस ले द्रव में चलेंगे, गैस से द्रव में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। द्रव से और ठोस में करना है तो उसको शीतल करेंगे और ठंडा करेंगे। इसके बारे में विशेष चर्चा आगे करेंगे।
तापमान तापमान बदलने पर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तापमान बदलने से, ये नहीं लिखा है कि तापमान बढ़ने से चाहे घटने से। तापमान बदलने से हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। कैसे? अभी ऊपर हमने देखा, ठोस को द्रव अवस्था में लाना है तो ऊष्मा देना है, द्रव से गैस में जाना है तो ऊष्मा दो भाई। तो क्या है, अवस्था ही तो बदल रहा है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। और समझते हैं, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव, अभी हम लोगों ने अभी देखा, जो क्या था, बर्फ था, गर्म किए द्रव बन गया, और ये द्रव से गैस बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं, द्रव अवस्था से परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही पदार्थ है जिसको गर्म कीजिएगा तो ठोस से द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस बनेगा, और फिर गैस से सीधे ठोस बदलेगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप लोग जानते भी होंगे क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है, मतलब ये अमोनियम क्लोराइड को जब क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं वायुमंडल में, तो ये क्या होता है, ये ठोस के रूप में होता है, और सीधे क्या होता है, सीधे द्रव नहीं बनता है, गैस बनता है। उसी तरह कपूर है, कपूर किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। लेकिन इसको गर्म करने पर क्या होता है, सीधे द्रव में नहीं बनेगा, सीधे कहाँ जाएगा, गैस में जाएगा। ये सिंपल से देखिए, जब ये पढ़ रहे हैं तो वही दिया है, सिंपल सी बात है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर मुझे डाउट ये है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस, यहाँ तक तो पता है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन ठोस से सीधे गैस क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। लेकिन गैस से सीधे ठोस में बदलना, इसको हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। इसको याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे, क्या पदार्थ पर दाब का परिवर्तन का प्रभाव होता है कि नहीं होता है। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जा सकता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कण क्या होगा, समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ध्यान देने जोग बात ये है, एक पॉइंट जानना है, दाब के बढ़ना, तापमान घटना, दाब को बढ़ाना है, तापमान घटाना है, तो गैस द्रव अवस्था में बदल सकता है। ध्यान देना, तापमान बढ़ाओगे तो नहीं बदलेगा, तापमान कम रखो, दाब को बढ़ाएंगे, क्या होगा, गैस द्रव में बदल सकता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 ATM मतलब एटमॉस्फेयर होता है। ये सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का सही मात्रक क्या होता है, पास्कल, ये याद करना है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो वायु हम पर दाब लगा रहा है वो वायुमंडलीय दाब होता है। इसमें ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है। समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र के सतह पर जाइएगा, जो वायुमंडलीय दाब होगा 1 एटमॉस्फेयर होता है, पूछता है बार बार। इसे ही समान दाब कहलाता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। दाब
पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पदार्थ के अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, दाब, तापमान के द्वारा तय होता है। पदार्थ कैसा होगा इसका कौन तय करेगा? ठोस, द्रव, गैस, दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? संगलन। शुद्ध हिंदी है। इसको हम मेल्टिंग भी कर सकते हैं। द्रव से गैस बनना है क्या होता है? वाष्पीकरण। सिंपल सी बात है, ज़्यादा रटने वाला नहीं है। द्रव से ठोस से द्रव बचाना है संगलन। द्रव को गैस बनाओ, वाष्पीकरण कर देते हैं। अब द्रव से गैस से द्रव बनाओ, संघनन। इसको क्या बोलते हैं? संघनन। गैस से द्रव बनाना क्या कहलाता है? संघनन। द्रव से ठोस बनाना क्या कहलाता है? जमना। द्रव जो हम लोग फ्रिज में क्या रखते हैं? पानी। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। लेकिन उसको जमा देते हैं तो किस अवस्था में हो जाता है? ठोस अवस्था में। बस ठोस से सीधे गैस जाना है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। पहले बता चुके हैं, जो NH4Cl होता है, कपूर होता है। ठोस से सीधे गैस, गैस से सीधे ठोस ये निक्षेपण कहलाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमको डाउट है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन दिया है। ठीक, अब पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मैंने बता चुका है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से सीधे वाष्प में जाना वाष्पीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है। जैसे पानी का क्या होता है? पानी कहाँ होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब समझेंगे वाष्पीकरण के प्रभावित वाले कारक। आखिर वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? वाष्पीकरण किसके साथ बढ़ती है ये ध्यान रखना है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। कैसे बढ़ती है देखिए, समझते हैं। वाष्पीकरण की दर किसके किसके साथ बढ़ती है ये समझेंगे हम लोग। पहला, सतह क्षेत्र पर बढ़ने पर। सतह के क्षेत्र, जो हम लोग सतह है उसको क्षेत्र बढ़ने पर क्या होता है? सतह क्षेत्र। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। कपड़ा एक जगह रखिएगा, बहुत जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन उसको फैला देते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो जल्दी उसमें का पानी क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वह वाष्पीकृत हो जाते हैं। लोग कपड़ा सुखाना है और जितना तेज धूप रहेगा, तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। तेज होगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं आर्द्रता की कमी। आर्द्रता की कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। फिर आर्द्रता समझते क्या होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो भी वायु में जल का वाष्प है, वायु में क्या होता है? जल का वाष्प घुला रहता है, हमको पता नहीं चलता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगा। समझ में आ रहा है? जब नमी कम होगा, नमी, कपड़ा जल्दी सूखेगा। नमी ज़्यादा होगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। सूखना, कपड़ा सूखना मतलब क्या? वाष्पीकरण।
जितना तेज वाष्पीकरण होगा उतना कपड़ा तेज सूखेगा, वाष्पीकरण धीरे होगा कपड़ा सूखने में टाइम लगेगा। वायु के गति में वृद्धि, सिंपल सी बात है, अगर वायु की गति में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। तेज वायु में कपड़ा जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाता है? वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाता है। जो भी जलवाष्प के कण होगा, जो हम लोग कपड़ा सुखाए उसमें जलवाष्प है, उसका जो कण होगा हवा अपन साथ क्या ले जाएगी, उड़ा के लेके चली जाएगी। जब उड़ा के लेके चली जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पानी खत्म होगा, पानी खत्म होगा तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूखेगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पूछता है बार बार, एसीटोन क्या होता है? जो नाखून की पॉलिश को हटाने वाला द्रव है, जो महिला लोग यूज करती है, एसीटोन। इसमें ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है, इसको रटा मारना है। नाखून के पॉलिश हटाने के लिए कौन सा द्रव यूज किया जाता है? एसीटोन दे देगा, एसीटोन हो जाएगा। अब क्या होगा, अब पढ़ते हैं आगे। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहले 3 था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े वैज्ञानिकों ने बोलना चालू किया कि पदार्थ के 3 नहीं 5 अवस्था होती है। कौन कौन? बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा 3 के बारे में जान चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा के बारे में जानेंगे क्या होता है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। इसका जो कण होता है ना, वो अत्यधिक ऊर्जा होता है और अधिक उत्तेजित होते हैं। एक कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है। कोई पूछेगा कि प्लाज्मा किस रूप में होता है, तो ये आयनीकृत गैस के होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। जो मरकरी लगता है शादी विवाह में, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें क्या होता है, और नियॉन बल्ब है उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, सिंपल सी बात है। और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम पाया जाता है या कोई और गैस होता है। कोई पूछेगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। किसके कारण? कोई पूछेगा कि सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में क्या होता है, उच्च तापमान होता है, यह अत्यधिक ऊर्जा वाला होता है, अत्यधिक उत्तेजित होता है। इससे ज़्यादा नहीं है प्लाज्मा में। पढ़ते हैं बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट के बारे में। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। पदार्थ के 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। इसको बोस-आइंस्टीन कहा गया। इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ 3 लोग थे, उसको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बनता कैसे है ये देखेंगे। बीईसी कैसे बनता है? कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी होता है। गैस के डेंसिटी कम होना चाहिए। गैस के बहुत ही कम तापमान पर ठंडा होने से बीईसी बनता है। इसमें ज़्यादा नहीं है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। जो वाष्पीकरण में पहले पढ़ चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है, शरीर शीतल हो जाता है। थोड़ा सा मेन कंसेप्ट है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट एनसीईआरटी में, वो समझेंगे। पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको रिवीजन करना है। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर। द्रव्य दो होता है, एक द्रव ये है, ठोस द्रव वाला गैस, ये अलग है। एक द्रव ये है, ये अलग है। ठीक है, इसको पदार्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ।
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पदार्थ होता है, ये क्या होता है, द्रव। वो पानी वाला द्रव, पानी क्या है, एक द्रव अवस्था है, बस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। द्रव को पदार्थ भी कहते हैं, सिंपल सी बात है। हमारे आसपास पदार्थ पढ़ चुके हैं, 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस। हमारे आसपास की बात होती है। प्लाज्मा कहाँ होता है, प्लाज्मा तो सूरज के पास होता है, तारों के पास होता है, तो हमारे आसपास तो नहीं है। लेकिन आसपास की बात किया जा रहा है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कोणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। एग्जाम में पूछेगा किसमें आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल कहाँ अधिक होगा, जहाँ पार्टिकल कण बहुत पास पास होगा, वहाँ आकर्षण बल। आकर्षण मतलब क्या है, एक दूसरे को चिपकना, वही आकर्षण होता है। गैस के कणों में सबसे कम होता है। गैस में क्या होता है, पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होता है, सबसे पास किसके में होता है, ठोस में। द्रव में थोड़ा सा दूरी बनाता है, गैस में उससे भी ज़्यादा दूरी बनाता है। द्रव में कोनों में इन दोनों में मध्यवर्ती होता है, वही बात है। सबसे ज़्यादा ठोस में, तब उससे थोड़ा सा कम द्रव में, सबसे कम गैस में। ठोस के कोनों में ठोस को निहित करने वाले कोनों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। गतिज ऊर्जा भी कम होगा। जहाँ पार्टिकल क्या होगा, पास पास होगा, तो गति होगा नहीं होगा, अपने में टकराने लगेगा, गति नहीं हो पाएगा। रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होगा। रिक्त जब पास पास रहेगा तो खाली स्थान होगा, लेकिन बहुत कम होगा, न्यूनतम, ना के बराबर। लेकिन गैसों के लिए यहाँ अधिकतम होता है, किंतु द्रव के लिए क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। द्रव के लिए क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। सब समझने लायक है, ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं है देना। ठोस के लिए उनके कणों के व्यवस्थित अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव के कण के प्रत्येक दूसरे फिसल और संकलित हो सकता है, वही है। गैस का कोई क्रम नहीं होता है, गैस का कोई क्रम नहीं होता है। इसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं, जैसे हवा है, इसका कोई क्रम नियमित नहीं है, ये अनियमित रूप से इधर से उधर घूमते रहता है। हवा, हवा माने गैस। पदार्थ की अवस्था अंततः परिवर्तित होता है। पदार्थ की जो अवस्था है हमेशा परिवर्तित होते रहता है। पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है, हम पढ़ चुके हैं, ताप से, दाब से। ऊर्ध्वाधन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना द्रव में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, गैस में। और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आ जाता है। इसको निक्षेपण कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। गैस से सीधे ठोस में क्या होता है, निक्षेपण होता है। पढ़ लेते, क्वथनांक पढ़ चुके हैं। द्रव अवस्था से कहाँ जाता है, वाष्प में। क्वथनांक टेम्परेचर का बात हो रहा है, जो द्रव अवस्था से सीधे कहाँ जाएगा, वाष्प में। वाष्पीकरण एक सतह पर घटना है, जो सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेता है और द्रव को वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देता है। वाष्पीकरण की गति किस पर निर्भर करती है, पढ़ चुके हैं। सतही क्षेत्रफल, ज़्यादा क्षेत्रफल होगा। जैसे वाष्पीकरण कैसे होगा, जैसे बोतल में पानी ले लो, बोतल का ढक्कन खोल दो, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। बहुत धीरे धीरे वाष्पीकरण तो होगा, लेकिन कम होगा। उसी को ग्लास में रखते हैं, ग्लास में उसका जो मुंह खुला है बड़ा है उसके तुलना में बोतल के, तो क्या होगा, वाष्पीकरण क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। उसको अगर थाली में रखते हैं पानी, तो और बढ़ गया, तो जिससे क्षेत्रफल बढ़ेगा सतह का, तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। जिसका वायुमंडल से प्रति परित्याग होता है। तापमान, आर्द्रता, वायु की गति पर निर्भर करता है कौन, वाष्पीकरण। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, वही है जो कपड़ा सूखने वाली बात है। तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता में कमी होगा। वायु की गति बढ़ेगा तब वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से हम लोग को क्या मिलता है, ठंडक मिलता है।
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की ताप की वह मात्रा है जो एक केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय वास्तव में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होता है। ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, इसमें ध्यान देना है ये वाला चीज। वाष्पीकरण कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या ठोस से स्टार्ट होगा? नहीं, ये सीधे द्रव से जाएगा। तो द्रव को कहाँ, एकदम लिखा है एकदम सरल भाषा में, 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होता है। उसमें एक मिलेगा कैसा, उसमें जो 1 केजी द्रव मन 1 केजी पानी को, पानी क्या है? द्रव है, द्रव से सीधे कहाँ जाएगा? गैस में जाएगा। वही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। अब संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? संगलन क्या? मेल्टिंग। क्या होता है? मेल्टिंग माने गलना। गलना क्या गलेगा? ठोस ले द्रव, ठोस से द्रव। संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये इसका कीवर्ड है, वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उस संगलन बिंदु पर लाने के प्रयोग होता है। इसको ज़्यादा नहीं समझना। संगलन माने क्या? मेल्टिंग। मेल्टिंग किसका होगा? मेल्टिंग में ठोस से द्रव बनेगा। क्या बनेगा? ठोस से द्रव बनेगा। वाष्पीकरण किसका होगा? वाष्पीकरण ये सीधे द्रव से कहाँ जाएगा? गैस में जाएगा। इसको याद रखना है। तापमान का केल्विन, लंबाई मीटर्स, सहती नहीं, सहती वो होता है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। किलोग्राम, भार का न्यूटन, द्रव्यमान भार में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभ्यास पढ़ेंगे, इसको बदलना है, थोड़ा बहुत बता देते हैं इसमें क्या करना है। कोई भी चीज़ तापमान को सेल्सियस इकाई में, सी से के में जाना है, सी से के में जाना है। सी क्या पाता है? अल्फ़ाबेट नंबर में 3 पर आता है। के किस पर आता है? 11 पर। और सी से के में जाना है, तो कम से ज़्यादा में जाना है, तो क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे। अगर के से सी में जाना है, के से सी में जाना है, तो 273 माइनस करेंगे। के का क्या होता है? 11 होता है अल्फ़ाबेट में नंबर। सी का क्या होता है? 3। ज़्यादा से कहाँ जा रहे हैं? कम में। और ज़्यादा से कम में जाना है तो क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा, इसको हम रिवीजन में पूरा करेंगे इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। अभी बताया हम लोग को तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। किसमें? सेल्सियस में। यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? के से सी में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? के से सी में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो क्या करना है? घटाना है। 273 घटाना है, तो पहला का क्या होगा? 300 माइनस 273, तो क्या हो जाएगा? 7, 9 में से आ जाएगा 2, 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। ये कितना? इसी तरह बी देखते हैं। बी में क्या दिया है? 573 केल्विन है। के से कहाँ जाना है? सी में। के से सी में जाना है, के से सी में। ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, क्या करेंगे? घटाएंगे। 573 है, उसमें से 273 घटाएंगे, क्या होगा? 0770, 5 से 2 जाएगा 3, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंपल सी है। चलिए हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है जितना। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जो भी इम्पोर्टेंट था उन्हें बता दिया है।
इसका रिवीजन हम अगले पार्ट में करेंगे, रिवीजन और क्वेश्चन, ठीक है। और आप चाहिए तो इसका नोट्स बना सकते हैं, जो मैंने कलर किया हुआ है। इसका हम रिवीजन करेंगे अगला क्लास में, ठीक है। रखते हैं, ओके बाय।